चलिए अब यहाँ आपका बराबर पहाड़ी, इस पे मैंने कहा अशोक ने गुफाएं बनवाई थी, ठीक है। और नागार्जुनी पहाड़ी ये दशरथ ने गुफाएं बनवाई थी। और जो बराबर पहाड़ी है उस पहाड़ी पर जो गुफाएं थी उसके नाम घोषित थे। इसने आजीवक संप्रदाय को दान दिया था गुफाएं बनवाकर, ठीक है। तो बराबर पहाड़ी पर बनने वाले जो गुफाएं थी उन गुफाओं को जो है कहा जाता था कर्ण चौपार गुफा। दूसरा विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपाड़, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि। ठीक है, ये गुफाएं उसने। और एक गुफा और थी सुदामा। इस गुफा का नाम था सुदामा गुफा। इसमें से कर्ण चौपाड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा को अशोक ने बनवाया था। और ये जो लोमस ऋषि है ये भी दशरथ ने बनवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अशोक ने बराबर पहाड़ी पर जो गुफाएं बनवाई, कर्ण चौपाड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा। लोमस ऋषि बराबर पहाड़ी पर जो गुफा है उसको दशरथ ने बनवाया था। इसके साथ साथ दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर जो गुफाएं बनवाई हैं इसी समय मैं इसको भी आपको बता देता हूं कि नागार्जुनी पहाड़ी पर जो गुफाएं हैं उसका क्या नाम था जो दशरथ द्वारा निर्मित है। उसका एक नाम था वहियक गुफा। दूसरा नाम है आपका वहियक गुफा और वडथिका गुफा। ठीक है, ये गुफा और है, अभी मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा था, उस गुफा को अभी मैं बता दूंगा। ये गुफा और है जिसको दशरथ ने बनवाया था। यानी कि दशरथ का नागार्जुनी पर भी है और बराबर भी है। और बराबर पहाड़ी पर लोमस ऋषि गुफा जो है ये इसने बनवाया था। ठीक है, अब हम इनके स्तंभ लेखों के विषय में मैंने चर्चा कर ली है। ठीक है, अब अच्छा एक गुफा इसका है गोपिका गुफा। ठीक, ये तीनों गुफाएं दशरथ ने बनवाई थी। अब हम इसके विषय में जो चर्चाएं हो गई हैं, इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण अशोक के द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में और वैदेशिक क्षेत्र में उठाए गए जो कदम थे उसकी चर्चा हम यहीं करके तब हम अशोक के मौर्य प्रशासन पे चलेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हुए अशोक के जो महत्वपूर्ण बातें थी जिसका इन्होंने नवीन दिशा दी प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, उसकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, अब इन शिलालेखों के माध्यम से ही अशोक के जो शिलालेख थे उसको 1750 में सबसे पहले 1750 में फैनथेलर ने इसकी खोज की थी। टिफेनथेलर ने इसकी खोज 1750 में की थी। टिफेनथेलर ने 1750 में इसको देखा था। आपके शिलालेखों के विषय, शिलालेखों से ही अशोक के इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बातें इन्होंने की थी। पहला जो शिलालेख, बृहत शिलालेख पर हम आते हैं। उन बृहत शिलालेखों में
जो आपके दूसरे और 13वें नंबर पर जो लेख लिखे गए हैं बृहद शिलालेख में, ध्यान रखिएगा, उसमें उसने क्या किया है, वैदेशिक जो हमारे अब साम्राज्य के पास के जो राज्य थे, अशोक का जो क्षेत्र था उसके सटे हुए जो पड़ोसी क्षेत्र थे, राज्य थे, उनकी चर्चा की है और फिर वैदेशिक राज्यों की भी चर्चा की है। ये ध्यान रखिएगा, काफी क्वेश्चन इससे आता है। वैदेशिक राज्य प्लस पड़ोसी राज्य, पड़ोसी, ठीक है। इसकी चर्चा कहाँ पे हुई है, आपके दूसरे और 13वें शिलालेख में, ठीक है। अब हम आते हैं कि दूसरे शिलालेख में क्या चर्चा हुई। काफी क्वेश्चन, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अब हम आते हैं कि दूसरे में क्या चर्चा की गई है, विदेशी जो और पड़ोसी राज्य। अब हम लिखते हैं दूसरे लेख में चर्चा की गई है पांड्य राज्य, पांड्य, केरल पुत्र, सतीय पुत्र, ठीक, ताम्रपर्णी, ठीक, ताम्रपर्णी और अंत्योक, ठीक है। ये इसमें पांड्य, केरल पुत्र, सती पुत्र और ताम्रपर्णी इसके पड़ोसी क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी श्रीलंका को कहा गया है, ठीक है। पांड्य और केरल पुत्र आपका और सती पुत्र जो नीचे के जो क्षेत्र है, केरल का क्षेत्र, वहां इसके पड़ोसी राज्यों की चर्चा की गई है। इन नाम को आप ध्यान में रखिए। यहाँ सिर्फ एक यूनानी देश, ठीक है, अंत्योक की चर्चा की गई है। अभी हम आगे बताएंगे अंत्योक कौन था, ठीक है। फिर हम 13वें जब शिलालेख में आते हैं, 13वें लेख में, तो हमको वैदेशिक इस अंत्योक के साथ साथ 5 अन्य क्षेत्रों के भी विषय में हमको पता चलता है जो यूनानी थे। तो हम देखते हैं अंत्योक, उसके बाद आपका तुर्मै, मगस और अलिक सुंदर, और अंतकिन। ये नाम हमें प्राप्त होते हैं जो यूनानी शासकों के नाम हैं, ठीक है। अंत्योक, तुर्मै, मगस, अलिक सुंदर और अंतकिन। अब इन नामों का समीकरण किन देशों के साथ है, वहां कहाँ के राजा थे, शासक थे, इसके विषय में हम आपको बता देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हम अब आते हैं पहले अंत्योक। दूसरा नंबर लिख देते हैं तुर्मै, तीसरा आपका मगस, चौथा मगस के बाद आपका अंतकिन, और पांचवा अलिक सुंदर। ये भारतीय भाषा में इनका रूपांतरण था। अंत्योक जो है वो सीरिया का शासक एंटियोकस द्वितीय था। एंटियोकस
द्वितीय, आपने बिंदुसार के समय में पढ़ा होगा, सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम से का राजदूत डाइमेकस भारत आया था और उससे 3 बातें उन्होंने मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की चर्चा की थी। वही उसका उत्तराधिकारी एंटियोकस द्वितीय, उसका नाम अंतियोक नाम से यहाँ पर उल्लिखित किया गया है। कहाँ पे? 13वें शिलालेख। उसके बाद तुर्मा जो है मिस्र का शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ठीक है, इसका नाम था। मगस जो है वह सीरीन के शासक का नाम। अंतकिन जो है यह मैसोडोनिया का शासक, और अलिक सुंदर जो है एपीरस का अलेक्जेंडर था। आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी पढ़ने में, लेकिन जरूर इसको याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न काफी बार आ चुका है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको पुनः बता, अंतियोक सीरिया का एंटियोकस द्वितीय, तुर्मै मिस्र का टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ठीक है, और मगस जो है सीरियन का शासक था। अंतकिन मैसेडोनिया का शासक था, इसका नाम एंटिगोनस गोंटिस था। मैसेडोनिया का जो शासक था जिसका नाम अंतकिन था, उसको आप लिख लीजिएगा एंटिगोनस गोंटिस, इसका नाम था। और एपिरस का अलेक्जेंडर, उसका नाम था अलेक्जेंडर। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ हमारे जनजातियों का भी जो वो था उसका भी उल्लेख हमारे 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। जो जनजातीय क्षेत्र थे, अर्ध स्वतंत्र जातियां थी जिसपे आंशिक अधिकार इसका था, उसका उल्लेख भी प्राप्त होता था। उसका नाम है नाभपंथी, और आंध्र, पुलिंद, पेतनिक, इन जनजातियों का भी उल्लेख, 1-2 जनजाति क्षेत्र और भी है, उसका उल्लेख भी यहाँ प्राप्त होता है। नाभक, नागपंथ, आंध्र, पुलिंद, पेतनिक। ठीक है, तो अब हम इसके विषय में, अच्छा, फिर और जो प्रमुख चीजें हैं जो प्रशासन के क्षेत्र में इसने सुधार किया था। प्रशासन के क्षेत्र में जो 12वां लेख, चौथा स्तंभ लेख, यहाँ से एक अधिकारी राजुक की नियुक्ति किया था। इस स्तंभ लेख के माध्यम से प्रशासन में किया था। दूसरा आपका तीसरा शिलालेख, इस लेख के माध्यम से वह युक्त, ठीक है, प्रादेशिक अधिकारी की नियुक्ति की बात करता है। तीसरा आपका है 5वां शिलालेख,
इसमें वह 5वें शिलालेख में धम्म महामात्र की नियुक्त करता है। धम्म महामात्र। फिर 12वें शिलालेख, 12वें शिलालेख, इस शिलालेख में स्त्रियाध्यक्ष, स्त्रियाध्यक्ष ब्रजभूमिक, ब्रजभूमिक और आपके अंत महामात्र, अंत महामात्र इसकी नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चौथे स्तंभ लेख से राजुक की नियुक्त करता है, तीसरे शिलालेख से युक्त प्रादेशिक की नियुक्त करता है और 5वें शिलालेख से धम्म महामात्र की नियुक्त करता है और 12वें शिलालेख में वह स्त्रियाध्यक्ष भूमिक और अंत महामात्र की नियुक्त करता है और 13वें लेख में वह दूत नामक अधिकारी की नियुक्त करता है। ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम अशोक के बाद हम आते हैं मौर्य प्रशासन पर। मौर्य प्रशासन में आपको या मौर्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक दशा के विषय में क्या करना है, उसमें महत्वपूर्ण आपको जो विस्तृत नौकरशाही जी, जो कि मौर्य साम्राज्य के राज व्यवस्था या साम्राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग थी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हमारे पुटअप होते हैं। ठीक है, तो हम आज तो नहीं, लेकिन कल इसकी राजनीतिक व्यवस्था के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि राजतंत्र कैसे चलता था, इतना विशाल भारी भरकम राजतंत्र। देखिए, मौर्य साम्राज्य की जो प्रकृति थी, ठीक है, पहली बार हमारी चक्रवर्ती क्षेत्र की अवधारणा पहली बार हमारे सामने प्रस्तुत हुई थी। इसके साथ साथ चक्रवर्ती क्षेत्र की अवधारणा जो हम लोग सिर्फ सुनते चले आते थे, या कौटिल्य के महाक्षेत्र के, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिसकी चर्चा की गई है, वह हमारे लिए मूर्त रूप में पहली बार दिखाई देता है। इसकी एक प्रकृति ये थी कि चक्रवर्ती साम्राज्य की अवधारणा यहाँ पे दिखाई देती है और उस अवधारणा की जो पुष्टि होती है वहाँ उस समय के राजतंत्र में, शासक के शासन व्यवस्था में और शासकीय नियुक्तियों में यह चक्रवर्ती अवधारणा हमको दिखाई देती। इसकी प्रकृति का एक महत्वपूर्ण अंग था कि नियंत्रण की संकल्पना, हर एक क्षेत्र पर राज्य का नियंत्रण, राजनीतिक क्षेत्र पर ही नहीं वरन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्रों पर भी यह नियंत्रण स्थापित करता था। इस साम्राज्य की प्रकृति का एक महत्वपूर्ण अन्य प्रकृति का क्या अंश था कि वह पैतृक राजतंत्र की अवधारणा। आज तक कभी ऐसी दिखाया नहीं गया था कभी कि पैतृक राजतंत्र, यहाँ पिता के समान अपनी प्रजा को पुत्रवत मानता था। अशोक कहता है, पृथक शिलालेख में प्रथम स्तंभ लेख में लिखता है कि प्रत्येक यहाँ की प्रजा मेरी संतान है, यहाँ की प्रजा मेरी संतान है। जिस प्रकार एक कुशल धाय माँ के नेतृत्व में को हम अपने बच्चों को सौंप कर निश्चिंत हो जाते हैं, उसी प्रकार से राजकों की नियुक्त कर हम प्रजा से उससे संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, राजक की नियुक्ति से हम उसको एक अच्छा पर उसको देख रेख के लिए एक अधिकारी की जब नियुक्त करता है तो उसी में कहता है कि प्रत्येक यहाँ की प्रजा हमारी संतान है। तो पृथक राजतंत्रात्मक व्यवस्था पहली बार आपका पुत्रवत शासन व्यवस्था, पैतृक राजतंत्रात्मक व्यवस्था हमको पहली बार दिखाई देती है। और पैतृक राजतंत्र जब होगा तो वो कल्याणकारी, प्रत्येक पिता अपने पुत्रों के लिए कल्याण की भावना इहलौकिक और पारलौकिक दोनों दुनिया के लिए चाहता है। तो कल्याणकारी राजतंत्र भी हमको दिखाई देता है। कल्याणकारी राजतंत्र में हमने देखा है कि वह अगर सिंचाई के लिए राज्य का व्यवस्था करता है, दुर्भिक्ष अगर अकाल पड़ता है तो भी राज्य व्यवस्था करता है, अपंगों के लिए, वृद्धों के लिए, निर्धनों के लिए भी राज्य अपनी व्यवस्था करता है, एक आय कर निर्धारित करता है। ठीक है, और हर एक चीज़ में वो कल्याणकारी बातें देखता है। ठीक है, इसकी प्रकृति का एक अंश है। और इसके साथ साथ विस्तृत नौकरशाही, यह नौकरशाही हमको पिरामिड नुमा नौकरशाही के रूप में दिखाई देती है। मतलब पिरामिड जैसे होता है, पिरामिड आपने देखा है कि पतला होते हुए, ठीक है, फिर नीचे तो जो केंद्रीय
प्रशासन है, फिर प्रांतीय प्रशासन है, फिर ग्राम स्तर पर प्रशासन है। तो एक भारी भरकम नौकरशाही हमको दिखाई देती है। ठीक है, ये पिरामिड नुमा नौकरशाही है। यहाँ पुरोहितों की बदली हुई भूमिका भी हमको नजर आती है। अभी तक पुरोहित हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों में सलाह देते थे, अब यहाँ पुरोहित हमारे राजनीतिक मामलों में सलाह देने लगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारी ये प्रकृति जो इसकी थी, मौर्य साम्राज्य की प्रकृति, ये हमारे सामने स्पष्ट होती है। अब हम इसको प्रशासन में, सामाजिक व्यवस्था में इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आज मैं इसी लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ और पुनः कल मिलने की कोशिश होगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।